मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुवेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, मेरा यह जो चैनल है कानून की वानगी, इसमें मैं आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, जो लेटेस्ट जजमेंट है और जो कुछ पुराने जजमेंट्स थे, उनको हिंदी में डिकोड करता हूँ। मित्रों, मुझे यह पता है कि जो हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के लोग हैं, जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, वहां पर न्यायालयों में मुख्यतः हिंदी में काम, हमारे वकील बंधु मुख्यतः हिंदी में काम करते हैं और वैसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वह इंग्लिश में, उसे समझने में परेशानी होती है और समय लगता है। समझ तो जाता ही है, समय लगता है। तो मैंने कोशिश यह की है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको हिंदी में डिकोड किया जा सके और वही मैं प्रयास भी कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को जजमेंट को समझने में, अपने किसी केस के दौरान उसे रेफर करने में आप लोगों को आसानी हो। तो मित्रों, मेरी यह कोशिश है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों को यदि यह सारा चीज पसंद आता है तो अपने कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखें और क्या आप लोग चाहते हैं वह भी लिखें। मेरा एक और भी आग्रह है आप लोगों से मित्रों कि इसमें कुछ लोग क्वेश्चन रेज करते हैं प्रोविजंस पर, तो उसके लिए मेरा एक अलग चैनल है, वो जयपुरियार लॉ क्लासेस के नाम से एक अलग चैनल है, जहां पर मैं पूरा टेक्स्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इस पर पूरा मेरा क्लासेस चलता है। वहां पर आप क्वेश्चन रेज करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, जजमेंट संबंधी यदि कुछ क्लैरिटी है तो इस पर आप जरूर क्वेश्चन को रेज करिए। मुझे यहाँ पर जजमेंट पर जो क्लैरिटी होगी उसे करने में ज्यादा बेहतर लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। और जो जजमेंट मैं बता रहा हूँ उससे कहीं प्रावधानों पर कहीं आप लोगों को कंफ्यूजन है या उसके फाइंडिंग्स पर कहीं कंफ्यूजन है तो उस पर आप जरूर क्वेश्चन पूछिए, वह स्वागत है। लेकिन आपके सुझावों का स्वागत तो मुझे हमेशा ही रहता है और मैं आपसे उम्मीद भी करूंगा कि आपका सुझाव मुझे मिले और मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके सुझाव पर अमल भी मैं करूँ। किस ढंग का केसेस की डिकोडिंग आप चाहते हैं वो अभी आप मुझे अपने सुझाव मेल बॉक्स से उसमें आप डाल सकते हैं। तो मित्रों, आज मैं जिस केस की बात कर रहा हूं वह एक 4th ग्रेड कर्मचारी से संबंधित है। ऐसे जब कर्मचारी की बात आती है तो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड दोनों ही कर्मचारी के संबंध में यह लागू होता है। यहाँ पर जो प्रश्न उठाया गया है पूरे इस केस के दौरान कि यदि गलत तरीके से किसी कर्मचारी को निलंबित कर दिया जाता है या फिर उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में कोर्ट का एक्शन क्या होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट दिया है। सिर्फ ऐतिहासिक जजमेंट ही नहीं दिया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी रिपोर्ट को किनारे कर अपने ऑब्जर्वेशन को दिया है। और मैं आपको बता दूं कि सामान्यतः कानूनी तौर पर और सामान्य तौर पर इसको यह देखा गया है कि कोई भी अपीलेट अथॉरिटी या भी कोई भी कोर्ट जो इंक्वायरी रिपोर्ट को नॉर्मली सेट असाइड नहीं करता है, उसे किनारे नहीं करता है, उसको इनटू अकाउंट लेता ही लेता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि वो इनएप्रोप्रिएट हो इंक्वायरी रिपोर्ट, तब ऐसी स्थिति में इसे सेट असाइड किया जा सकता है और जो अपीलेंट है उसको रिलीफ दिया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो इससे ही संबंधित है। ये मामला है मित्रों इलाहाबाद के बरेली जिले का है, जहां पर एक अपीलेंट जिसका नाम छत्रपाल है, वह बरेली जजशिप में वो अर्दली के रूप में उसने ज्वाइन किया था। ठीक है ना, यह घटना है 2001-2 की घटना है। उसने ज्वाइन किया था अर्दली के रूप में और बाद में उसका ट्रांसफर वह बाहरी बरेली कोर्ट जहां पर नाजीर बैठते हैं उसमें प्रोसेस सर्वर के रूप में हो गया। मैं आपको अर्दली और प्रोसेस सर्वर में अंतर समझाता हूँ। अर्दली होता है जो कि सेवादार के रूप में होता है, जो जज के साथ रहता है, उनके पर्सनल अटेंडेंस में रहता है कोर्ट में। ठीक है ना, कोर्ट में उनके पर्सनल अटेंडेंस में आप देखते होंगे कि जज को पानी पिलाना, जज को के साथ लगे रहना, यह काम अर्दली का होता है।
लेकिन प्रोसेस सर्वर जो होता है वो समन वगैरह जो जाते हैं उस समन को सर्व करने का काम करता है। तो अर्दली की जो सैलरी है वह अलग है और प्रोसेस सर्वर की जो सैलरी है वह अलग है, उसमें अलावेंस जुड़ जाता है। तो यह छत्रपाल का जो ट्रांसफर किया गया सेंट्रल नाजिर के अंतर्गत, तो वहां पर उसे प्रोसेस सर्वर का जो अलावेंस था वह नहीं मिल रहा था, उसे अर्दली की ही सैलरी मिल रही थी, जिस पर उसने रिप्रेजेंटेशन दिया अपने न्यायाधीश के पास, जनपद न्यायाधीश के पास उसने रिप्रेजेंटेशन दिया और जिसमें उसने यह कहा कि मुझे प्रोसेस सर्वर की सैलरी नहीं मिल रही है और मुझे अर्दली की ही सैलरी मिल रही है, जबकि मुझे काम करना पड़ रहा है प्रोसेस सर्वर के रूप में। जनपद न्यायाधीश बरेली ने मुसारीम के नेतृत्व में एक बना दिया इंक्वायरी कमेटी, रेदर वन मैन इंक्वायरी कमेटी ही थी। वह मुसारीम ने तो अपलेंट के पक्ष में अपना जो रिपोर्ट था दिया। उसने कहा है कि यह सही है कि यह अर्दली जो था उसका ट्रांसफर हुआ है सेंट्रल नाजिर के अंतर्गत और बाहरी बरेली कोर्ट में प्रोसेस सर्वर के रूप में पहले अर्दली था, और उसे जो पैसा मिल रहा है, जो सैलरी मिल रही है, वो अर्दली की ही मिल रही है। और उसी इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर जनपद न्यायाधीश जो थे उन्होंने सेंट्रल नाजिर को बुलाया और बुलाकर उससे पूछा कि क्यों ऐसा है। तो सेंट्रल नाजिर ने कहा कि हाँ, ये अर्दली की ही सैलरी से मिल रही है, इसे नहीं दे रही है, बाई मिस्टेक ऐसा हुआ है। तो आदेश हुआ कि आप उसको सैलरी दिया जाए, अर्दली की जो प्रोसेस सर्वर की सैलरी है वह दी जाए। लेकिन सेंट्रल नाजिर ने उसे मानने की बजाय जो बैक ड्यूज थे, जो आउटस्टैंडिंग था, जो एरियर था उसका, तो उसके एवज में उसने 3,000 रुपये घूस की मांग की। यह बात जो छत्रपाल गरीब अर्दली था और वह हरिजन अर्दली था, वह उसने यह रिप्रेजेंटेशन दे दिया डिस्ट्रिक्ट जज को, जनपद न्यायाधीश को दे दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने एक रिप्रेजेंटेशन हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी दिया और उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उन्हें दिया और जो हरिजन वेलफेयर मिनिस्टर थे उनको भी दे दिया। अब जिला न्यायाधीश ने इसे गलत माना, इनसबऑर्डिनेशन माना और लगा कि इसने ड्यू जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया है, तो छत्रपाल को निलंबित कर दिया गया, उसकी सेवा से निलंबित कर दिया गया, मतलब प्रोसेस सर्वर की जो नौकरी थी उससे निलंबित कर दिया गया और एक इंक्वायरी कमेटी का गठन कर दिया गया। इंक्वायरी कमेटी बना दी गई और इंक्वायरी कमेटी को इसको छानबीन करने के लिए कहा गया। इंक्वायरी कमेटी ने अपने रिपोर्ट में यह कहा कि जो छत्रपाल है उसने सेंट्रल नाजिर पर जो आरोप लगाया है वह गलत है। जो छत्रपाल था, अर्दली जो था और प्रोसेस सर्वर के रूप में जिसने ज्वाइन किया था, उसने यह आरोप भी लगाया था, जैसा कि नाजिर ने कहा है कि उसने गाली दी है हरिजन के रूप में, हरिजन के रूप में गाली दी है, हरिजन कहकर गाली दी है, वो नाजिर के ऊपर आरोप लगाया था। लेकिन रिप्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ नहीं था। रिप्रेजेंटेशन में इसने यह कहा था कि सेंट्रल नाजिर ने मुझे बुलाकर अपने चैम्बर में यह कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज ने यह कहा है कि वो हरिजन है और हरिजन जाति से है, मैं उस जाति को नापसंद करता हूँ, उसने यह कहा था। उसने यह नहीं कहा, उसे डायरेक्टली गाली नहीं दी, बल्कि उसने कहा कि नाजिर ने उसे ऐसा कहा और ये रिप्रेजेंटेशन जो था वह उसने सभी जगह पर भेज दिया। इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट थी वह छत्रपाल के फेवर में नहीं थी। उसने कहा है कि नाजिर के ऊपर जो आरोप लगाया गया है वह गलत है, छत्रपाल ने गलत आरोप लगाया है। और दूसरा यह कहा कि इसे एलिगेशन लगाने की आदत है। उसने इसके पहले भी आंवला कोर्ट जो कि बरेली में है उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर उसने कुछ आरोप लगाए थे। दूसरा उसने यह कहा कि जो उसने रिप्रेजेंटेशन दिया है वह थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं है, सीधे उसने सीएम को भेज दिया, सीधे उसने हाई कोर्ट को भेज दिया। यह उसने कहा। उसके रिपोर्ट के आधार पर डिस्ट्रिक्ट जज जो थे उन्होंने इसे टर्मिनेट कर दिया और डिस्ट्रिक्ट जज ने जब टर्मिनेट कर दिया तो उससे ग्रीव्ड होकर वह हाई कोर्ट में उसने याचिका दायर कर दी।
हाई कोर्ट ने भी डिस्ट्रिक्ट जज के फाइंडिंग्स को और डिस्ट्रिक्ट जज का जो ऑब्जर्वेशन था, जो निर्णय था, उसको सही ठहराया और इसको डिसमिस ही रहने दिया, उसको सेटिसाइड नहीं कर किया। अब ऐसी स्थिति में छत्रपाल के पास कोई चारा नहीं था और छत्रपाल जो है वह सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसने याचिका दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को अच्छे से सुना। उसने यह देखा कि यह जो आरोप लगाए गए हैं, 2 आरोप जो लगाए गए हैं, वह क्या क्या है। एक तो उसमें जो इंक्वायरी कमेटी ने जो आरोप लगाया था वह एक मिसकंडक्ट का था और दूसरा इनसबऑर्डिनेशन का था। मिसकंडक्ट से मेरा मतलब है कि जो उसका कंडक्ट जो था वह सही नहीं था, उसने आरोप गलत लगाया था, वह मिसकंडक्ट था। दूसरा इनसबऑर्डिनेशन यह था कि उसने रिप्रेजेंटेशन को भेजने के क्रम में प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, थ्रू प्रॉपर चैनल या नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट में जो छत्रपाल के वकील थे, इन्होंने यह कहा कि जो आरोप लगाया, जो चार्ज लगाया गया है, वो बहुत ही वेग है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा यह कहा कि यदि मान भी लिया जाए कि आरोप सही है, तो जो टर्मिनेट किया गया है वह आरोप की तुलना में वह बहुत ही ज्यादा है, वह इनएप्रोप्रिएट है, उसने यह कहा। तीसरा जो है उन्होंने कहा कि छत्रपाल जो अपलेंट है उसे जो एविडेंस की कॉपी सप्लाई नहीं की गई, जिससे कि ये सफाई देने की स्थिति में बहुत नहीं था। और चौथा उन्होंने कहा कि पूरा जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वह परवर्स है और बल्कि ये कहा जाए कि बहुत ही बायस्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बात को सुना और उसके बाद जो वकील थे हाई कोर्ट के, उनकी बात को भी उन्होंने सुना। उन्होंने कहा कि उसने डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर जो है वह आरोप लगाए हैं, उसने इनसबऑर्डिनेशन की बात कही है, लेकिन वो सारा कुछ बहुत ही वेग था। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे चीजों को सुनने के बाद यह पाया कि मिसकंडक्ट का जो आरोप लगाया गया है वह बिल्कुल ही सही नहीं है, बल्कि और वो रिप्रेजेंटेशन की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद थी क्योंकि वह फाइल में लगा हुआ था। उसने अपने रिप्रेजेंटेशन में यह कहा है कि सेंट्रल नाजीर ने अपने चैम्बर में बुलाकर उससे यह कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज ने यह कहा है कि यह व्यक्ति हरिजन है और मैं इस जाति के लोगों को पसंद नहीं करता हूँ। इसने डायरेक्ट कोई एलिगेशन नहीं लगाया, बल्कि नाजीर के रेफरेंस से उसने यह बातें कही। न तो उसने नाजीर के ऊपर आरोप लगाया और न ही उसने डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर आरोप लगाया। यह सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पाया। दूसरी चीज यह थी कि जो यह कहा गया कि नाजीर की बात को वह नहीं माना, तो नाजीर के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वह 3000 रुपया घूस मांगा था एरियर को सेटल करने के लिए। तो नाजीर से जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो नाजीर ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया, नहीं उसने उसका समर्थन किया और नहीं उसे डिनाई किया। ठीक है, इसका मतलब यह था कि नाजीर के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वह सही आरोप थे। इसके मतलब क्या था कि नाजीर के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे कि वह पैसे का डिमांड कर रहा था, वह बिल्कुल सही आरोप था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला आरोप था उसको तो एक सिरे से खारिज कर दिया। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि रिप्रेजेंटेशन जो दिया गया था छत्रपाल के द्वारा डिस्ट्रिक्ट जज को, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को, चीफ मिनिस्टर को और साथ ही साथ हरिजन वेलफेयर मिनिस्टर को, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वह गरीब व्यक्ति जो कि एक अर्दली के रूप में काम करता है, वह एग्रीव्ड है, तो उसने यदि रिप्रेजेंटेशन भेजा है उसके पास तो थ्रू प्रॉपर चैनल यदि नहीं भी गया है तो इस बात को बहुत तूल नहीं दिया जाना चाहिए, यह बहुत बड़ा आरोप नहीं है। दूसरी चीज, छत्रपाल ने अपने पिटीशन में यह कहा था कि वह इसलिए थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं गया क्योंकि इसके पहले जितने भी लोगों ने डिस्ट्रिक्ट जज को दिया रिप्रेजेंटेशन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसीलिए उसकी मजबूरी थी कि वह जो थ्रू प्रॉपर चैनल न भेजकर वह सीधे जो कंसर्न लोग हैं उन्हें वह सीधे रिप्रेजेंटेशन दी, इसलिए उसने ऐसा कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी गलत नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि नॉर्मली खारिज नहीं किया जाता है, उससे बिल्कुल खारिज कर दिया और सतपाल की जो अपील थी उसको अलाउ कर दिया। तो मित्रों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा
कि एक छोटे से चीज में जहां पर जिसको कि सॉल्व किया जा सकता था जनपद के स्तर पर ही, जिला न्यायाधीश के स्तर पर ही, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत पड़ जाती है। क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है और हमको इसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगातार ही इस चीज को इस्टेब्लिश किया है कि वह कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड करने का काम करता है और संविधान के संरक्षण का काम करता है। नीचे की अदालतों में जो गलतियां होती है उसको सुधारने का भी काम वो करता है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जो कंटेंट मैंने दिया है वह भी अच्छा लगा होगा। आप लोग यदि ऐसी पसंद किए इस वीडियो को तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।